गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10 सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। इसको आप जो है ऐसे भी कह सकते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के रूप विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये सभी के सभी जो है वैश्वीकरण के रूपों के अंतर्गत आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनकी विशेषता यह होती है कि यह कंपनियां जो है एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सहायक कारक, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता करने वाले तत्व कौन से हैं, कारक कौन से हैं? सस्ता श्रम, सस्ते संसाधन, श्रम कानूनों में लचीलापन और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि ये सारे के सारे तत्व जो है आसानी के साथ जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राप्त होने चाहिए। फोर्ड मोटर्स यह अमेरिका की कार निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये जो है अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कार निर्माण करने वाली कंपनी है, जिसका दुनिया के 26 देशों में प्रसार है और इसका जो है दुनिया के 26 देशों से भी ज्यादा देशों में प्रसार है। इसने 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके भारत में एक संयंत्र लगाया है। तो हमारे देश के अंदर जो है 1700 करोड़ रुपए लगाकर इसने जो है एक कारखाना लगाया है। फोर्ड मोटर द्वारा कारों का निर्माण, सन 2004 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेच रही है। तो ये कंपनी जो है 2004 तक भारतीय बाजारों के अंदर 27,000 कारें जो इसने बेच चुकी है, जबकि 24,000 कारों का निर्यात भारत के दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और ब्राजील को किया है। और 24,000 कारों का निर्यात जो है भारत से, यानी कि भारत के अंदर जो इसका कारखाना है, इससे दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और ब्राजील को जो है निर्यात किया है, यानी कि बेची है। भारत में चीन के खिलौने, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। तो हमारे देश के अंदर जो है चीन के खिलौने भरपूर मात्रा के अंदर है। दुकानों पर जो आपको 70% से 80% दुकानों पर जो है चीनी खिलौने आपको मिलेंगे। विदेश व्यापार, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार, इसमें वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, यानी दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार का नाम दिया जाता है। इसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। विदेशी निवेश, एक देश के द्वारा दूसरे देश में भूमि, मशीनें व अन्य संसाधनों को खरीदने के लिए खर्च की गई मुद्रा को जो है विदेशी निवेश कहा जाता है। व्यापार अवरोधक, बंधन मुक्त व्यापार के मार्ग में आने वाली रुकावटें, यानी कि बिना बाधा के जो व्यापार किया जाता है इसमें आने वाली जो रुकावटें हैं, अर्थात देशी व्यापार को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए कानून जो है व्यापार अवरोधक होते हैं। जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा वो जो है व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। उदारीकरण, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को जो है उदारीकरण का नाम दिया जाता है। इसके अंदर जो सरकार जो कानून लगाती है अपने व्यापार को, अपने देश के व्यापार को संरक्षण देने के लिए, उनके ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया जाता है। भारत में उदारीकरण, नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। तो हमारे देश के अंदर जो है ये आपका उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 से आरंभ की गई है। इसके अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे पहले जो उद्योग, वे जो है निजी क्षेत्र के लिए जो है खोल दिए हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बनाया गया। तो ये व्यापार संगठन जो है 1 जनवरी 1995 को जो है बनाया गया था। ये एक ऐसा संगठन है जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ये एक ऐसा संगठन है, समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। 26 जून 2014 में विश्व के 160 देश इसके सदस्य हैं, यानी 26 जून 2014 तक जो इसके संसार के अंदर 160 सदस्य देश हो चुके हैं। न्याय संगत व्यापार, ऐसा व्यापार जिसमें विकसित और विकासशील देश
सभी देशों के लिए वैश्वीकरण के समान प्रावधान हो। यानी कि जो व्यापार संबंधी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो विकसित देश है चाहे वो विकासशील देश है, वैश्वीकरण के जो है उनके अंदर सभी देशों के अंदर समान प्रावधान या उपाय हों। भारत में वैश्वीकरण के कारण भारत के धनी शहरी उपभोक्ताओं को विशेष लाभ हुआ। तो वैश्वीकरण की वजह से जो है भारत के अंदर जो धनी शहरी उपभोक्ता हैं उनको ज्यादा फायदा हुआ है, जबकि छोटे उत्पादकों और श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जबकि जो छोटे उत्पादक है, जो श्रमिकों के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ा है। श्रम कानूनों का लचीलापन, इसका अर्थ है कि श्रमिकों की नियुक्ति और वेतन के प्रावधान में नियोक्ताओं की मर्जी के अनुसार कानून हो। श्रम कानूनों में लचीलापन का मतलब है कि जो मजदूर हैं उनकी नियुक्ति और वेतन के ऊपर जो है जो मालिक होते हैं उसकी मर्जी के अनुसार जो है सारे उसके अनुसार नियम कानून होते हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से श्रम लागत में कमी करने का प्रयास कर रही है। तो जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है श्रम लागत में कमी करने का प्रयास करती है। मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है उस लागत में कम करने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण वे श्रमिकों को पूरे साल पर लगाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो मजदूर है उनको वो पूरे साल के लिए जो है नहीं रखना चाहते। जब काम की जरूरत होती है उस टाइम पे जो उनको रखते हैं, बाकी समय के लिए हटा दिया जाता है। अब देखिए आपके ये तो था लेसन इंट्रोडक्शन। अब आपका जो अभ्यास के प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा। तो आज जो है अधिक विदेशी व्यापार की वजह से, अधिक विदेशों के द्वारा जो है दूसरे देशों के अंदर निवेश करने की वजह से जो है देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा। तो देशों के अंदर जो एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। तो विभिन्न देशों के बीच जो आपसी संबंध है, जो तेज गति से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इस सारी प्रक्रिया को जो वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रक्रिया में यह भूमिका निभा रही है। तो इस वैश्वीकरण के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की सरकार के द्वारा जो है विदेशी निवेश के ऊपर जो है विदेशी व्यापार के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक था। हमारे देश के जो उत्पादक थे उनको बचाने के लिए जो है यह प्रतिबंध लगाना जरूरी था। 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था। हमारे देश के अंदर 1950 और 60 के दशकों में जो उद्योग धंधे प्रोग्रेस कर रहे थे, और इस हालात में आयात से प्रतियोगिता इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देता। अगर ऐसी हालत के अंदर मान लीजिए दूसरे देशों के उद्योगों से अगर कंपटीशन किया जाता है तो हमारे भारत देश के उद्योगों को ये आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए भारत ने केवल आवश्यक चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की इजाजत दी। तो यही कारण कि भारत की सरकार के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजों के आयात की इजाजत दी। भारत में लगभग वर्ष 1991 में शुरू से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। तो हमारे देश के अंदर 1991 में जो नीतियों के अंदर कुछ बदलाव आए हैं। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया। तो भारत सरकार के द्वारा यह महसूस किया गया कि 1991 के अंदर अब जो है भारतीय उत्पादकों के द्वारा विदेशी उत्पादकों के साथ कंपटीशन करने का समय आ गया है। यह महसूस किया जा रहा था कि प्रतियोगिता से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। तो ऐसा महसूस किया गया है कि जो कंपटीशन होगा दूसरे देशों के साथ भारतीय उत्पादकों का, इससे जो है उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार आएगा, अच्छी तरह की जो है चीजों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा, क्योंकि भारतीय उत्पादकों को अपनी गुणवत्ता के अंदर सुधार करना होगा। इस फैसले का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। इस फैसले का जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा भी समर्थन किया गया। अतः विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश के से अवरोधकों को काफी हद तक हटा दिया गया। तो 1991 के बाद जो हमारे देश के अंदर जो विदेशी व्यापार पर, विदेशी निवेश पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे वो कुछ सीमा तक जो है लगभग काफी हद तक जो है हटा दिए गए।
अब देखिए श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। श्रम कानूनों में लचीलेपन का अर्थ है कि श्रमिकों की नियुक्ति और वेतन से संबंधित बातों का नियोक्ता की मर्जी के अनुसार हो। तो श्रम कानूनों में लचीलेपन का अर्थ है कि जो श्रमिकों की मजदूरों की नियुक्ति की जाती है उनके वेतन संबंधी बातों का जो है जो मालिक होता है उसकी मर्जी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलेपन की इजाजत दे दिया है। तो विदेशी निवेश यानी दूसरे देश भारत के अंदर निवेश करे, इसके लिए जो सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में लचीलेपन की इजाजत दे दी है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों में छूट देने की इजाजत दे दी है। तो हाल के वर्षों के अंदर जो भारत सरकार के द्वारा विदेशी कंपनियों को बहुत से नियमों के अंदर जो है छूट दे दी है। अब कंपनियां नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की अपेक्षा जब तक काम अधिक का दबाव होता तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए उन्हें काम पर रखती है। तो यहाँ पर यह इजाजत दे दी कि जो विदेशी कंपनियां हैं परमानेंट काम पर रखने की बजाय मजदूरों को जब काम का दबाव ज्यादा होता है तो छोटी अवधि के लिए जो है लोचदार ढंग से जो है उनको काम पर रख सकती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जाके जो विदेशी निवेश करने वाली कंपनी है उसकी लागत में कुछ कमी आ जाए, कटौती आ जाए। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है। इतना करने के बाद भी जो है विदेशी कंपनियां पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की बात करी है और वो चाहती है कि श्रम कानूनों में और ज्यादा जो है सरकार के द्वारा छूट दी जाए। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादों या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने अनुसंधान केंद्रों में अपने उत्पादों के डिजाइन तैयार करती है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो उनके उत्पादन केंद्र होते हैं उनके अंदर जो अपने उत्पादों से संबंधित जो है डिजाइनों को तैयार करती है। यह कंपनियां विभिन्न देशों में स्थित छोटी इकाइयों के माध्यम से पुर्जों का निर्माण करती है। तो ये इकाइयां जो अपनी इकाइयां जो विभिन्न देशों के अंदर छोटी छोटी इकाइयां जो है स्थापित कर चुकी होती हैं और छोटे छोटे पुर्जों का निर्माण करती है और फिर इन पुर्जों को जोड़कर उपकरण तथा मशीनें तैयार करती है। फिर इन छोटे छोटे उपकरणों को जोड़कर जो है मशीनें तैयार करती है। कंपनी द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं को अपने ब्रांड का नाम देकर विभिन्न देशों में स्थित अपने कॉल सेंटरों के माध्यम से उनकी बिक्री का संचालन किया जाता है। तो इन छोटे छोटे उपकरणों को जोड़कर जो मशीनें तैयार की जाती है अब विभिन्न देशों के अंदर जो इनके कॉल सेंटर खुले हुए उनके माध्यम से जो अपने उत्पादन को जो है बेचती है, उसको जो अपने उत्पादन को ब्रांड का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों और उत्पादन पर नियंत्रण करती है। तो इस तरह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपने उत्पादन के ऊपर और अपने उत्पादों के ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित कर लेती है और विभिन्न देशों के अंदर कॉल सेंटरों के माध्यम से उन्हें जो है बेचती है। विकसित देश विकासशील देश से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में मांग करनी चाहिए। विकसित देश निम्नलिखित दो कारणों से विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। नंबर एक, विकसित देश उच्च दर पर लाभ अर्जित करना चाहते हैं। जो विकसित देश है उच्च दर पर लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए वे विकासशील देशों में अवरोध रहित निवेश करना चाहते हैं। इसलिए वे गरीब देश से विकासशील देशों के अंदर बिना बाधा के जो है पैसा लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। विकासशील देशों के अनुसार व्यापार अवरोधक हानिकारक होते हैं। जो विकासशील देश है विकसित देशों के अनुसार जो विकसित देश है वे कहते हैं कि जो अवरोधक होते हैं, जो नियम कायदे कानून है जो बीच में व्यापार के बीच में बाधा डालने वाले हैं वे हानिकारक होते हैं क्योंकि व्यापार और निवेश का विरोधी होते हैं। क्योंकि ये जो बाधा डालने वाले नियम कायदे कानून होते हैं वे व्यापार और निवेश विरोधी होते हैं। विकसित देश विकासशील देशों से तो व्यापार और निवेश के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने की बात करते हैं। जो विकसित देश है वे उनके व्यापार के मार्ग में जो नियम कायदे कानून बाधा डालते हैं उनको दूर करने की बात करते हैं। लेकिन इन देशों ने अपने यहाँ व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। लेकिन विकसित देशों के द्वारा अपने देश के अंदर जो व्यापार अवरोधक है उसको जो परमानेंट जो उनको लागू कर रखा है, जो कि सर्वदा अनुचित है, जो कि बिल्कुल गलत है। विकासशील देश समान हितों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों के व्यापार के इन अवरोधकों का विरोध कर सकते हैं। जो विकासशील देश है दूसरे विकासशील देशों से मिलकर जो है जो विकसित देशों ने व्यापार अवरोधक लगा रखे हैं उनको हटाने की जो है मांग कर सकते हैं और उन्हें हटाने की मांग के साथ साथ जो है जोरदार जो है इन देशों का अगर समर्थन हो जाए तो विकासशील देशों के द्वारा जो व्यापार अवरोधक लगा रखे हैं वे हटाए जा सकते हैं। अब देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है।
इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के अच्छे और बुरे प्रभाव के पड़े हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अच्छे प्रभाव: उत्पादकों के बीच बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण उपभोक्ताओं के सामने कम मूल्य पर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विकल्प मौजूद हैं। तो वैश्वीकरण होने से क्या हुआ कि उत्पादकों के बीच बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा हो गई है, प्रोडक्ट कर्ता के बीच में बहुत कंपटीशन हो गया है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं के सामने जो है कम मूल्य पर अच्छे अच्छे जो है विकल्प मौजूद हो गए हैं, यानी कि उसको जो बढ़िया चीज लगे कम पैसे के अंदर वो उपभोक्ता जो उन्हें खरीद सकता है। वैश्वीकरण के कारण बड़े उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। जो वैश्वीकरण की वजह से जो बड़े बड़े उद्योग धंधे उनको जो कच्चा माल देती है जो कंपनियां, वे काफी समर्थ हुई है, वे काफी फली फूली हैं। बुरे प्रभाव: वैश्वीकरण के कारण स्थानीय छोटे उत्पादकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण की वजह से जो छोटे उत्पादक है उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें अपनी उत्पादन इकाइयां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और बहुत से छोटे उत्पादकों ने तो अपनी जो उत्पादन इकाई है उसे बंद कर दिया है। वैश्वीकरण के कारण श्रम कानूनों में लचीलेपन आने के कारण श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित हो गया। तो वैश्वीकरण की वजह से जो श्रम कानूनों में लचीलापन बनाए रखना चाहते हैं जो विकसित देश, उनकी वजह से जो है श्रमिकों के रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे कैसे सहायता पहुंचाता है। सरकार द्वारा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों के हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। तो सरकार के द्वारा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में जो प्रतिबंध है उसको हटाने की जो प्रक्रिया उसे उदारीकरण का नाम दिया जाता है। व्यापार के उदारीकरण और व्यवसायियों को मुक्त रूप से फैसले लेने की अनुमति मिलेगी। तो व्यापार के अंदर अगर उदारीकरण कर दिया जाएगा, जो उद्योगपति है उन्हें जो आसानी से फैसले लेने की अनुमति मिल जाएगी कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं, वे क्या आयात करना चाहते हैं, क्या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की अपेक्षा कम नियंत्रण करती है। अवरोध घटने से क्या होगा कि सरकार जो पहले जो ज्यादा नियंत्रण करती थी विदेशी कंपनियों पर, उतना नियंत्रण नहीं कर पाएंगी और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। इसलिए जो इन नियमों को हटवाना चाहती है ये विदेशी कंपनियां। इन अवरोधकों के हट जाने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण पैदा हुआ। ये जो लगभग ये नियम कायदे कानून हट गए हैं, अवरोधक हट गए हैं, जिसकी वजह से जो है व्यापार और निवेश के क्षेत्र में जो है एक जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था इसमें एकीकरण पैदा हुआ है। अधिक से अधिक देश एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश के क्षेत्र में साझेदारी पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो वर्ल्ड के ज्यादा से ज्यादा देश जो है एक दूसरे देश के साथ जो है व्यापार और निवेश के क्षेत्र में साझेदारी पाने के इच्छुक है, यानी कि सभी देश जो है एक देश दूसरे देश के अंदर जो अपने कारखाने खोलना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा कारखाने खोले भी हैं। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है लेसन इंट्रोडक्शन करवा दिया है, 7 प्रश्न करवा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।